Okay, dear students, good evening. How are you? Today we have to start the First World War. अब प्रथम विश्व युद्ध की चर्चा हमने संक्षिप्त से की थी कल। अब ये टॉपिक आज मुझे कवर करना है। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दिया था कि आप लोग सभी लोग पढ़ के आए होंगे और आप लोग बहुत लोग काफ़ी उत्साहित हो, काफ़ी इंथुजियास्टिक हो और ज़रूर आप पढ़ के आए होंगे। कोई बहुत ज़्यादा मैटर तो है नहीं। तो लेकिन हाँ, मैंने जो आपको जो तरीका बताया है, मेरे तरीका को आप लोग बिल्कुल से बहुत कॉन्फिडेंस रख के उस तरीका को फॉलो करोगे। अकेला टॉपिक नहीं पढ़ना है, सारे टॉपिक को लिंक करके पढ़ना है। हम लोग किस टॉपिक में चल रहे हैं? पार्ट थर्ड में। पार्ट थर्ड का ये चौथा उपखंड है। अब इसके बाद आपको मैं जो कल मैटर भिजवाऊंगा वो पार्ट फोर्थ में आप जा चुके होंगे, क्योंकि इसके अगला मैटर आपका आएगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, तो आप पार्ट फोर्थ में आ चुके होंगे। तो इसलिए हम आज पार्ट थर्ड फिनिश करेंगे। इरादा तो यही है, देखो हो सकता है थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला पार्ट थर्ड का पहला हम लोगों की थी औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो ब्रिटेन में और ब्रिटेन से बाहर। दूसरा हमारा था समाजवाद और मार्क्सवाद, और तीसरा हमारा था साम्राज्यवाद और नया साम्राज्यवाद, और चौथा हमारा अब आया है प्रथम विश्व युद्ध, जो से लिंक्ड है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूं। ये डायग्राम काफी टेलिंग डायग्राम है और इसमें आपको 19वीं सदी में को लॉन्ग 19th सेंचुरी क्यों है तो पीछे भी चर्चा हो चुकी है। तो उसमें जिसको प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसको कैपिटलिज्म का क्राइसिस भी लेनिन उसको कहता है, ये पूंजीवाद का संकट था। अब इसके कारण क्या है? तो राजनीतिक कारण भी है, आर्थिक कारक है, सामाजिक कारक है, वैचारिक कारक है, कूटनीतिक कारक है। टोटल 1 2 3 4 5 कारक है। मैटर में तो कारक के बारे में दिया ही हुआ है, लेकिन जो पहला कारक है राजनीतिक कारक, वो थोड़ा संक्षिप्त में दिया हुआ है। थोड़ा मैं आपको बिस्मार्क की विदेश नीति थोड़ा और विस्तार से बता देता हूं आपको समझने के लिए, क्योंकि जो बिस्मार्क की विदेश नीति है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो हम आपको बिस्मार्क की विदेश नीति थोड़ा सा बताते हैं। देखिए, चलिए पहले, लेकिन इनका तो क्वेश्चन है कुछ। पहले आपका कल का क्वेश्चन पहले मैं देख लूं। कल आपने कौन सा क्वेश्चन किया है? हाँ, ये 19वीं सदी के भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? किन कारकों ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया? 150 शब्द। अब ये बताइए मेरे स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया था, हुआ था या नहीं हुआ था? अंकुर जरा उनसे पूछिए। अच्छा, तो उत्तर में भूमंडलीकरण। अब ऐसे क्वेश्चन में पहले भूमंडलीकरण की मतलब से ही शुरू कर दिए होंगे। भूमंडलीकरण से तात्पर्य है विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का परस्पर जुड़ाव तथा एक दूसरे के निकट आना। हो गया। अब अगर चाहो तो ये भी दे सकते हो कि इतिहास के कुछ विशिष्ट कालखंड में भूमंडलीकरण, इतिहास के कुछ विशिष्ट कालखंड में भूमंडलीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई।
अब यहाँ पर जैसे भूमंडलीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई इतिहास के कुछ विशिष्ट कालखंड में, अब यहाँ से आप इसको ले सकते हो। ये कैसे इतिहास के विभिन्न कालखंड में भूमंडलीकरण की स्थिति उत्पन्न हुई। तो अब इसमें एक पंक्ति दे सकते हो कि 19वीं सदी में भूमंडलीकरण को प्रेरित करने वाले निम्नलिखित कारक थे। निम्नलिखित कारक थे। अब उसको अच्छे कारक तुम जानते हो, डॉट डॉट देके या पॉइंट 1 2 करके उन कारकों के बारे में दोगे, एक एक लाइन, एक एक पंक्ति, एक दो पंक्तियां लिखते हुए 6 कारक के बारे में लिख डालिए, शॉर्ट में हो जाए। देखिए, लिखने में हिचक हो रही है, क्वेश्चन को स्टार्ट करने में हिचक हो रही है, हिचक मत करिए, आप लिखते जाइए, प्रॉब्लम खुद सुलझ जाएगा। आपका लिखना जारी रहना चाहिए। ओके, तो चलिए, अब हम लोग जब राजनीतिक कारक में जैसे हम कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध, तो इस प्रथम विश्व युद्ध के अगर कारण पर विचार करोगे तो कारण में आपको मिलेगा सबसे पहले राजनीतिक, फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और कूटनीतिक। एक काफी है आपको। अब इसी में चाहिए तो तात्कालिक कारक दे दीजिए। अब थोड़ा पीछे चलिए। राजनीतिक में आप देखते हो संधि प्रणाली अथवा गुटबंदी। अब देखो, गुटबंदी का क्या है मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहीं से कहानी शुरू हुई। जैसे 1870 में सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो जो ओटो वन बिस्मार्क जर्मन चांसलर था, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। तो अब बिस्मार्क का यह कहना था कि जर्मनी का एकीकरण हो चुका है, जर्मनी अब संयुक्त राष्ट्र है, उसको अब नए क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जर्मनी का प्रयास केवल यह होना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही हो कि फ्रांस जो यूरोप का कभी पैरामाउंट पावर हुआ करता था, उसको डिसग्रेस करके, पीछे की घटना तो याद होगा आप लोगों को, होगी, इसीलिए मैं आप लोगों को मैंने कहा हुआ है कि डेली पढ़ने के साथ 20 मिनट आप लोग सोचने पर दीजिए, तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। और इतना एक बार आपको आदत बन गई तो फिर सोशल साइंस में आपको कोई परेशानी नहीं हुई। सोशल साइंस में पढ़ने का तरीका है, स्ट्रक्चर बनाइए, लिंक करिए, मेनली आप आइडियाज को गेन करिए और तथ्य को उदाहरण के रूप में लीजिए। तथ्य को स्वतंत्र रूप से याद करने की कोशिश करेंगे, इंफॉर्मेशन को तो मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इंफॉर्मेशन को गैदर करना अपने आप में एक बड़ा ही टिकलिश टास्क है, वो संभव नहीं होता है। तो आप अगर अपने आइडियाज के साथ उसके एग्जाम्पल्स के रूप में इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से वो आपको याद रहेगा। तो चलिए, संधि प्रणाली अथवा गुटबंदी। तो ये संधि प्रणाली अथवा गुटबंदी क्या थी उसको देखिए। एक्चुअली जब बिस्मार्क को यह लगा कि भाई हमने तो सेडान के युद्ध में, कहा भी जाता है कि सेडान के युद्ध में यूरोप ने एक स्वामी को खो दिया तो एक दूसरे स्वामी को प्राप्त कर लिया, तो ओटो वन बिस्मार्क को यह लगा कि भाई यह तो सही है कि हमने अभी फ्रांस को दबा दिया, लेकिन फ्रांस भूलेगा नहीं, फ्रांस आज न कल इसका प्रतिशोध अवश्य लेगा। तो इसलिए उसने अपना लक्ष्य बनाया, या बिस्मार्क की विदेश नीति का 2 चरण है। एक चरण तो 1862 में जब वो प्रसा का चांसलर था, तो उस चरण में उसका उद्देश्य रहा जर्मनी का एकीकरण।
लेकिन जब जर्मनी का एकीकरण हुआ तो वो जर्मनी का चांसलर बन गया, संयुक्त जर्मनी का। अब उसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में फ्रांस को अलग थलग कर देना। इसके लिए जानते हो पहले उसने गुटबंदियां शुरू की। तो ऐसे गुटबंदियां कैसे कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। पहले 1873 में उसने रूस, उसने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस, इसके 3 राष्ट्राध्यक्षों की बैठक बर्लिन में बुलाई और बर्लिन में उन तीनों की बैठक बुलाकर उसने इन तीनों महत्वपूर्ण राजतंत्र की एकता स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि देखो ब्रिटेन को तो गुटबंदी से भी मतलब नहीं है। ब्रिटेन तो आप जान रहे हो कि जब, हाँ आपको याद है क्रीमिया के युद्ध में उसने शक्ति संतुलन स्थापित करके और चाबी यूरोप की फ्रांस के हाथ में, लुई नेपोलियन तृतीय के हाथ में देकर ब्रिटेन चला गया था। तो जब जर्मनी ने, मेंटली अलर्ट होना आप लोग, जब बिस्मार्क ने जब लुई नेपोलियन तृतीय को धूल चटाकर जब सेडान के युद्ध में जब जीता, तो ब्रिटेन को थोड़ी शंका हुई कि पता नहीं है शक्ति संतुलन तो नहीं बिगड़ जाएगा क्योंकि जर्मनी एक हो गया। तो बिस्मार्क ने एक तरह से उसको आश्वासन दिया, घबराइए नहीं, हम इसी भूमिका में हैं जिस भूमिका में लुई नेपोलियन तृतीय है, मतलब हमसे आपको कोई खतरा नहीं। और एक बात और जान लीजिए, बिस्मार्क जानता था कि ब्रिटेन की 2 कमजोरियां हैं, अगर उन 2 कमजोरियों को नहीं टटोलेंगे तो ब्रिटेन हमारे लिए खतरा नहीं होगा। एक ब्रिटेन की कमजोरी है कि ब्रिटेन विश्व में अपनी नौ सैनिक श्रेष्ठता की क्षमता को बनाए रखना चाहता है। अगर आप ब्रिटेन की नौ सैनिक श्रेष्ठता को चुनौती देंगे तो ब्रिटेन आपका शत्रु बन जाएगा। तो बिस्मार्क ने चालाकी यह की, वो अपनी आर्मी को मजबूत करता रहा लेकिन नौसेना को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया ताकि ब्रिटेन को आपत्ति ना हो। तो एक तो यह था। दूसरा, कि बिस्मार्क को एक और भी बात लगती थी। बिस्मार्क को यह लगता था कि चलिए कोई नहीं, जैसे ब्रिटेन की एक और कमजोरी वो जानता था कि ब्रिटेन अपना विस्तार अन्य महाद्वीपों में करना चाहता है। तो अगर जर्मनी एशिया अफ्रीका में जाकर ब्रिटेन को चैलेंज देने की कोशिश करेगा तो ब्रिटेन नाराज हो जाएगा। तो उसने दोनों से परहेज किया। उसने कहा कि जर्मनी को अन्य महाद्वीपों में नहीं जाना, जर्मनी को अपनी एशिया की सीमा में बंद कर रहना चाहिए, सॉरी अपने राष्ट्रीय सीमा में बंद कर रहना चाहिए। तो ब्रिटेन को उससे कोई खतरा नहीं था। तो ब्रिटेन अपना, वैसे भी महाद्वीप की राजनीति से प्राय अलग ही रहता था, वो अपना समुद्र पार अपने साम्राज्य में चला गया। और अब है रशिया है, ऑस्ट्रिया है, फ्रांस है, यही यूरोपीय शक्तियां हैं। तो फ्रांस को तो अलग थलग तक करना है और जर्मनी है। तो जर्मनी ने सोचा कि हम ऑस्ट्रिया और रूस के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लेते हैं तो फ्रांस अलग थलग हो जाएगा। लेकिन जानते हो, ऑस्ट्रिया और रूस को एक प्लेटफॉर्म पर लाना अपने आप में बड़ी मुश्किल का काम था, क्योंकि ऑस्ट्रिया और रूस का बाल्कन क्षेत्र में हित बहुत ज्यादा टकरा रहा था। अब मैं आपको याद दिलाऊं, या आपको याद है कि कैसे रूस ने सर्बिया को प्रोत्साहन दिया कि तुम वही बाल्कन समस्या, जो तुम सर्वस्लाववादी, अखिल स्लाववादी आंदोलन चलाओ, और जो सर्वस्लाववादी आंदोलन पैन स्लाव मूवमेंट वो चलाएगा, तो उससे क्या खतरा था कि उससे केवल ऑटोमन साम्राज्य ही नहीं टूटता, हैब्सबर्ग साम्राज्य भी टूट जाता। यह बात मैं आपको बता चुका हूं। आप कहीं भी अगर वो बात, अंकुर, ये लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? कोई क्वेरीज तो नहीं है ना? नहीं। हाँ, क्योंकि आप लोगों को सब कुछ समझना है और मैं आया हूं आपको समझाने के लिए और आपके पूरे पढ़ने और लिखने के तरीका को बदलने के लिए। आप लोग बिल्कुल ही इस बदलाव को स्वीकार करिएगा। तो अब क्या है कि इसने सोचा कि भाई चलो वो तो नहीं संभव हुआ, तो इसने एक दूसरा तरीका अपनाया। दूसरा तरीका क्या अपनाया कि तब तक क्या हुआ कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तो रूस और ऑस्ट्रिया के हित आपस में बहुत ज्यादा टकरा रहे थे। और आपके मन में एक बात और होगी कि ऑस्ट्रिया को तो इसने पराजित और अपमानित किया था जैसे फ्रांस को किया था। आपको याद होगा 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित करके, और तब इसने, याद करिए,
ऑस्ट्रिया को पराजित करने के बाद 1866 में सेडोवा के युद्ध में, तब इसने जर्मनी का एकीकरण किया था। तो फिर ऑस्ट्रिया को अपने कैंप में लाने में कैसे कामयाब रहा? तो देखो, ऑस्ट्रिया से इसको थोड़ा सा जर्मनी को एक भाईचारा की भी भावना थी दोनों में, क्योंकि ऑस्ट्रिया में कई रेसेस थे, कई नस्ल के लोग थे, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद मैं बताऊंगा कि क्या होगा ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, यही हैब्सबर्ग साम्राज्य ही है, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य और हैब्सबर्ग साम्राज्य दोनों एक है, ध्यान रखना। तो ये जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है उसमें कई नस्ल के लोग थे, नस्लीय समूह के, सबसे मेजोरिटी जर्मन जनसंख्या थी, और जर्मनी में जर्मन जनसंख्या थी, तो दोनों में कहीं ना कहीं बंधुता का लगाव हो जाता था। और रूस में स्लाव जनसंख्या थी, और स्लाव को थोड़ा सा जर्मन लोग इंफीरियर तरीके से देखते थे, तो उनको रूस के साथ वह दिल नहीं मिल पाता था जो ऑस्ट्रिया के साथ मिलता था। तो क्या हुआ कि अब दोनों में से एक को चुनने की बात हुई, चूंकि बिस्मार्क को लगा कि नहीं, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना संभव नहीं होगा, तभी एक घटना हुई। 1878 में बर्लिन कांग्रेस का आयोजन हुआ। तो 1878 में बर्लिन कांग्रेस का आयोजन क्यों हुआ उसको समझ लीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था कि उधर रूस का, तो आप जानते हो कि रूस का लालच बाल्कन क्षेत्र में था, और रूस हमेशा चाहता था कि ऑटोमन साम्राज्य का कुछ भूभाग काट डालूं। और तो अब ब्रिटेन को हमेशा डर होता था कि अगर यह ऑटोमन साम्राज्य का भूभाग काट डालेगा तो शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो क्रीमिया का युद्ध लड़ा था। लेकिन क्रीमिया के युद्ध के बाद भी धीरे धीरे रूस की शरारत फिर शुरू हो गई थी। तो रूस ने उसमें क्या किया था कि ऑटोमन साम्राज्य पर दबाव डालकर उस पर एक संधि थोप दी थी, और कहा था कि काला सागर तुम हमारे लिए खोल दो, उसका जो 2 जल डमरू मध्य जो मैंने बताया हुआ है, बॉस्फोरस और डार्डेलस, उस पर कब्जा करके और सीधे अपने जहाज को काला सागर में लाने का प्रयास किया। ब्रिटेन घबरा गया और ब्रिटेन ने तुरंत, अच्छा उसने ऐसा क्यों किया था, तो रूस को चाहिए काला सागर से भूमध्य सागर में आना, तो काला सागर के 2 जल डमरू मध्य पर कब्जा करना चाहा, और ऐसा किया। उसका एक संधि उसने कर ली थी रूस के साथ, ऑटोमन साम्राज्य के साथ रूस ने एक संधि कर ली थी, उसको सेंट स्टीफेन की संधि बोलते हैं। सो सेंट स्टीफेन की संधि जबरन उसको दबाव डाल के कर लिया, और उसे 2 जल डमरू मध्य छीन के भूमध्य सागर में आने की तैयारी करने लगा। तो ब्रिटेन ने उसको, ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरेली था, उसने चेतावनी दी। उसने कहा खबरदार, हम इस संधि को नहीं मानते हैं, आप ऑटोमन साम्राज्य से वह भूभाग नहीं छीन सकते हैं, आप ऐसा करिए, अविलंब आप यह संधि किसी यूरोपीय कांग्रेस को सुपुर्द कीजिए, यूरोपीय कांग्रेस इस संधि के भविष्य का निर्णय लेगा। वैसे तो रूस बहुत टेढ़ा था, आप तो पता ही है, उसको तो अपने आप पर बहुत पहले भी अहंकार हुआ करता था, लेकिन चूंकि वह 1856 में क्रीमिया का युद्ध हार चुका था, ब्रिटेन के हाथों पिट चुका था, इसलिए उसको हिम्मत नहीं पड़ी कि ब्रिटेन को चुनौती दे, वो संधि को सबमिट कर दिया यूरोपीय कांग्रेस को। अब यह यूरोपीय कांग्रेस कहाँ हो, तो आपको याद होगा पहले इस प्रकार का कांग्रेस होता था फ्रांस की राजधानी पेरिस में, लेकिन अब तो फ्रांस डिसग्रेस हो चुका है। अब तो पूरी मतलब यूरोप का जो राजनीतिक कूटनीति का पोल बन चुका है, ध्रुव बन चुका है, वह पेरिस की जगह बर्लिन बन चुका है। अब वह बर्लिन वह पोल है। तो बर्लिन में कांग्रेस का आयोजन हुआ, और इस कांग्रेस की अध्यक्षता बिस्मार्क ने की। अच्छा, और ब्रिटेन के साथ तो ऑस्ट्रिया भी था, क्योंकि ऑस्ट्रिया को भी गुस्सा था रसिया के ऊपर कि क्यों वो ऑटोमन साम्राज्य, क्योंकि ऑस्ट्रिया को तो वैसे भी शत्रुता रूस से थी ही, क्योंकि सर्बिया को भड़का रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा टेक्निकल चीज है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हल्का सा है, लेकिन तुम लोग तो ब्रिलियंट लोग हो, उसमें आपको दिक्कत नहीं हुई। तो जब अध्यक्षता करने आया बिस्मार्क, तो बिस्मार्क जब बैठा पंचायत में, मतलब पंच की कुर्सी पर, तो बिस्मार्क कोई निष्पक्ष पंच नहीं था। अब उसको चुनना था कि एक तरफ ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन था, दूसरी तरफ रूस था। उसने ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन को ही चुन लिया। तो उसने क्या किया कि उस समय मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ऑटोमन साम्राज्य के अधीन 2 स्लाव क्षेत्र थे। पता नहीं, अगर मानचित्र यहां हो तो मेरा काम आसान हो जाएगा। It is Europe on the eve of World War First. बुल्गारिया, रोमानिया, ऑटोमन।
ये बोस्निया और हर्जेगोविना, ये जो रीजन आप देख रहे हो ना, यही रीजन है। अब ये रीजन था किसके अंतर्गत? तो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन। मैं आपको बता दूं, पहले 1878 तक था वो ऑटोमन साम्राज्य के अधीन, बोस्निया हर्जेगोविना, जहां मैंने मार्क किया है। ये दो रीजन है, बोस्निया और हर्जेगोविना, आज भी है। तो ये दोनों स्लाव रीजन थे। तो रूस सर्बिया को भड़का रहा था, वहां विद्रोह भड़काइए, और रूस ऑटोमन साम्राज्य को कह रहा था कि तुम बोस्निया और हर्जेगोविना को आजाद कर दो। तो अब बोस्निया हर्जेगोविना अगर आजाद हो जाता तो स्लाव पॉपुलेटेड रीजन था, और अगर इस तरह से स्लाव आजाद होते चले जाते ऑटोमन साम्राज्य के, तो हैब्सबर्ग साम्राज्य का भी, तो एक पॉइंट बढ़ाओ दो टेम्परेचर, तो फिर तो हैब्सबर्ग साम्राज्य के, थोड़ा सा या इसको ऊपर कर दो, जस्ट यू विल टच इट, गिव ए अपर डायरेक्शन, और सिंपली थोड़ा सा उसको एक टेम्परेचर बढ़ाओ। तो अगर वह आजाद हो जाता तो फिर ऑटोमन साम्राज्य का भी स्लाव कहते हैं हमें आजाद कर दो, तो वही ऑस्ट्रिया विरोध कर रहा था कि बोस्निया हर्जेगोविना आजाद नहीं होना चाहिए। अब जब पंचायत में जब बैठा बिस्मार्क, तो बिस्मार्क एक निष्पक्ष पंच नहीं था। बिस्मार्क को लगा कि भाई ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया को थोड़ा फेवर करना पड़ेगा, तो उसने जानबूझ के रूस के विरुद्ध निर्णय लिया। उसने बोस्निया और हर्जेगोविना, बर्लिन कांग्रेस में 1878 का कांग्रेस को बर्लिन कांग्रेस बोलते हैं, बोस्निया और हर्जेगोविना को काट कर उसने ऑटोमन साम्राज्य से, और वह दे दिया उसने। अगर जैसे मान लीजिए दो बात होती, या तो बोस्निया हर्जेगोविना को ऑटोमन साम्राज्य के अधीन ही रहने देता, या फिर बोस्निया हर्जेगोविना को आजाद बना करके उसको एक पृथक राष्ट्र बना देता, परंतु ऐसा नहीं किया। उसने बोस्निया हर्जेगोविना ऑटोमन साम्राज्य से लिया, और जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, यह हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन उसने उसको एक तरह से, जो ऑस्ट्रिया हंगरी, देखो ये हैब्सबर्ग साम्राज्य है, उसके अंदर इसको एक उसके संरक्षण में रख दिया, हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में रख दिया। रूस को बड़ा धक्का पहुंचा, और सर्बिया को तो बहुत कष्ट हुआ कि भाई ये क्या पंचायत हुई, बोस्निया हर्जेगोविना क्यों रखा गया, ये तो मतलब गलत है, उसको एक पृथक राष्ट्र होना चाहिए। तो उसकी जो पंचायत थी, उस पंचायत पर तो आपत्ति हुई, लेकिन उसको ऑस्ट्रिया को खुश करना था और ब्रिटेन को भी खुश करना था। ब्रिटेन को यूरोप में एक साइप्रस जगह है, वो दे दिया उस पंचायत में। तो ये पंचायत बड़ा पक्षपातपूर्ण रहा। रूस आहत हुआ, और लेकिन रूस के आहत होने के बाद भी इस बात का बिस्मार्क ने ध्यान रखा कहीं फ्रांस के गुट में ना चला जाए, इसलिए रूस को थोड़ा मरहम लगाने की कोशिश की उसने। इधर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जब उसने इतना काम करके ऑबलाइज कर दिया इसको, तब इसने एक महत्वपूर्ण काम किया बिस्मार्क ने, कि तो उसका तार्किक परिणय हुई कि 1879 में इन दोनों के बीच, ऑस्ट्रिया के बीच और जर्मनी के बीच एक द्विगुट संधि हो गई। जर्मनी के बीच द्विगुट संधि, द्विगुट संधि हो गई। तो द्विगुट संधि में क्या हुआ कि अब ये दोनों रक्षात्मक संधि थी। रक्षात्मक संधि यह थी कि अगर कोई तीसरी पार्टी दोनों में से किसी एक पर हमला करता है, तो पहली पार्टी दूसरी पार्टी की सहायता में खड़ा हो जाएगा, यही था। अब बिस्मार्क चाहता था कि किस तरह इटली को हम ला के इस दुगुट को त्रिगुट बनाऊं। इटली के साथ तो आपको याद है कि जब प्रशा का संबंध शुरू में अच्छा रहा था, सिल्वा युद्ध में प्रशा के सपोर्ट से उसको वेनेशिया भी मिल गया था ऑस्ट्रिया से, लेकिन बावजूद इसके जहां तक फ्रांस की बात थी, तो इटली फ्रांस और जर्मनी के बीच विभाजित महसूस करता था। वो जर्मनी से भी निकटता महसूस करता था और फ्रांस से भी उतनी ही निकटता महसूस करता था। वो फ्रांस के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। तो अब बिस्मार्क ने दिमाग लगाना शुरू किया कि इटली को कैसे अपने गुट में लाऊं। तो बड़ा ही सधा हुआ कूटनीतिज्ञ था। तो उसको ऐसा लगा कि देखो, इटली और फ्रांस के बीच प्राय संबंध अच्छे हैं, एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां दोनों में मतभेद है। वो था अफ्रीका में। अगर आप उत्तरी अफ्रीका में जाएंगे तो उत्तरी अफ्रीका में एक क्षेत्र आपको मिलेगा ट्यूनीशिया।
तो उसको लगा ट्यूनीशिया एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर इटली का कब्जा है, फ्रांस उस पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन फ्रांस के मन में गलतफहमी यह थी कि अगर हम कहीं ट्यूनीशिया पर कब्जा करें तो उसकी सहायता के लिए जर्मनी ना आ जाए, तो उसकी सहायता के लिए जर्मनी ना आ जाए, इसीलिए वह डर रहा था फ्रांस। तो बिस्मार्क को लगा कि यार अगर इसको हम किसी तरह से हिंट कर दे कि भाई हम नहीं आएंगे सहायता के लिए, तो फ्रांस अगर ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लेता है तो इटली का राष्ट्र, तो इटली आहत होगा और आहत होने के बाद नेचुरली हमारे गुट में आ जाएगा। तो उसने बड़ी चालाकी से फ्रांस के राजदूत को डिनर पर रात में बुलाया और डिनर लेते लेते उसे हिंट कर दिया कि अगर फ्रांस ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लेता है तो जर्मनी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अब इतना हिंट तो फ्रांस के लिए काफी था। तुरंत वो राजदूत ने फ्रांस की सरकार को खबर की और फ्रांस की खबर दिया और फ्रांस की सरकार ने एक्शन लेकर ट्यूनीशिया पर कब्जा कर लिया। एक घटना है 1881 की। बस तुरंत बिस्मार्क अब इटली का आंसू पोंछने पहुंच गया और कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि आपको इस गुट में होना चाहिए। अब इटली भी आ गया इस गुट में और फिर बन गया 1882 का में त्रिगुट। अब इधर त्रिगुट बन गया तो बिस्मार्क के लिए तो एक काम पूरा हो गया था। लेकिन बिस्मार्क ने यह कोशिश की कि रूस भी कहीं इतना अलग थलग ना पड़ जाए कि वह फ्रांस के गुट में चला जाए, तो फ्रांस माने रूस कहीं इतना ज्यादा आहत ना हो जाए कि फ्रांस के गुट में चला जाए। तो रूस के साथ भी 1887 में उसने एक पुनर्आश्वासन संधि की। खैर एनीवे वो अलग तरह की कहानी है, उस पर अभी मैं नहीं चर्चा करना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर इस तरह से बिस्मार्क बैलेंस लेकर चल रहा था, परंतु बिस्मार्क की विदेश नीति बड़ी ही जटिल थी। इतनी जटिल थी कि कोई दूसरा चांसलर उसको संभाल ही नहीं सकता था। 1890 में 20 वर्ष तक वो रहा प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय भी उसने अपने हाथ में रखा हुआ था। 1890 में उसको रिजाइन करना पड़ा, वो भी अभी वो नहीं करता, इसलिए रिजाइन करना पड़ा कि विलियम प्रथम जो पहला जर्मनी का शासक था, जो एकीकरण के समय था, वो तो बिस्मार्क पर ब्लाइंड फेथ करता था, पूरे फॉरेन पॉलिसी को उसके हाथ में दिया हुआ था। लेकिन उसका उत्तराधिकारी जो विलियम कैशर हुआ, वह बिस्मार्क को इज्जत नहीं करता था और वह अपनी अलग नीति चलाना चाहता था। वो बिस्मार्क की नीति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। तो उसने बिस्मार्क की नीति को उलटना शुरू कर दिया। इसी पर बिस्मार्क ने 1890 में चांसलर के पद से रिजाइन कर दिया। अब देखो, अब विलियम बिस्मार्क चाहता था कि फ्रांस अलग थलग रहे, लेकिन विलियम कैसर की नीति के कारण फ्रांस अलग थलग नहीं रह पाएगा। कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। एक तो देखो, ये तो मैंने आपको बताया कि बिस्मार्क ने विदेश नीति में अपना झुकाव, बिस्मार्क ने विदेश नीति में अपना झुकाव दिखाया था ऑस्ट्रिया की ओर, रशिया के समानांतर। लेकिन रूस को भी बहुत अलग थलग नहीं करना चाहता था, वो दोनों के बीच संतुलन लेकर चलता था। और ये अब जानोगे कि पहला जो जर्मन चांसलर विलियम कैसर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय था इंस्ट्रूमेंटल, तो जो विलियम कैसर है वो कुछ ज्यादा ही पक्षपातपूर्ण कदम उठा लिया और वह बहुत ज्यादा ऑस्ट्रिया को सपोर्ट करने लगा और रूस को अलग थलग कर दिया। अब जैसे देखिए, बिस्मार्क ने बोस्निया और हर्जेगोविना को ऑस्ट्रिया यानी हैब्सबर्ग साम्राज्य के संरक्षण में दिया था, लेकिन हैब्सबर्ग साम्राज्य को यह अलाउ नहीं किया था कि आप इस भूभाग को, संरक्षक हो आप, ये भूभाग को आप अपना भूभाग बना लो, यह अनुमति उसने नहीं दी थी। लेकिन जानते हो, विलियम कैसर ने एक तरह से शह दे दिए जो हैब्सबर्ग साम्राज्य है, और हैब्सबर्ग साम्राज्य ने उस पूरे भूभाग को निगल लिया। मतलब बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया हैब्सबर्ग साम्राज्य। इस बात से रूस को धक्का पहुंचा और सर्बिया तो बहुत नाराज हुआ। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक कारण बन जाएगा। एनीवे, तो इस बात से क्या हुआ कि रूस इतना अलग थलग हो गया कि 1894 में रूस में इधर तो आएंगे, तो इधर ले आते हैं। 1894 में अब
रूस और फ्रांस इन दोनों के बीच एक द्विगुट संधि हो गई, उसको डबल इंटेंट कहते हैं। द्विगुट संधि रूस और फ्रांस के बीच, एक तरह से रूस और फ्रांस का एक गुट बन गया और जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का दूसरा गुट। अब देखिए ब्रिटेन का, इस बात को पूरा बिस्मार्क ने इस बात का ध्यान रखा था कि ब्रिटेन नाराज ना हो, थोड़ा सा एक कम कर दो 24, तो ब्रिटेन नाराज ना हो इसका पूरा ध्यान रखा था। लेकिन जो विलियम कैसर था, वो विलियम कैसर ने ध्यान नहीं रखा। पहली चीज तो उसने ब्रिटेन को चुनौती देनी शुरू कर दी। ब्रिटेन अन्य महाद्वीपों में, जैसे ब्रिटेन कहता था कि हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त नहीं होता, तो उसने भी नारा दिया कि हमें भी सूरज के नीचे जमीन चाहिए। और दूसरा कि ब्रिटेन की एक कमजोरी थी कि उसकी नौसैनिक श्रेष्ठता को कोई दूसरा राष्ट्र चुनौती ना दे। इसलिए बिस्मार्क ने अपनी आर्मी को मजबूत किया था, लेकिन नौसैनिक क्षमता को नहीं बढ़ाया। इसने अपनी नौसैनिक तैयारी शुरू कर दी। तो ब्रिटेन डर गया और ब्रिटेन को लगा कि यार हम तो अलग थलग रह गए, एक त्रिगुट बन गया, एक द्विगुट बन गया। तो वो महाद्वीपीय राजनीति में लौट गया अब शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए ब्रिटेन। अब यहां पर देखिए, जो रूस है और फ्रांस है उसका एक गुट बन चुका है। तो अब ब्रिटेन भी चाह रहा है कि हम भी गुट में शामिल हो, लेकिन ब्रिटेन के साथ एक दिक्कत है, रूस के साथ वो नहीं जा सकता, क्योंकि रूस से उसकी बड़ी नाराजगी है। पूरी 19वीं सदी में भारत को लेकर भी दोनों के बीच ग्रेट गेम चलता रहा है। आपको मैंने अफगानिस्तान वॉर वगैरह बताया है, अफगानिस्तान समस्या वगैरह। उधर तिब्बत के रास्ते भी कहीं ना कहीं रूस घुसना चाहता था। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया कि फ्रांस और ब्रिटेन ने आपस में मिलकर एक दूसरा द्विगुट बना लिया। देख तो फ्रांस अलग थलग नहीं रह गया, दूसरा द्विगुट। तो अब देखो यूरोप में दो द्विगुट बन गए, एक त्रिगुट। एक त्रिगुट वही जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, और एक द्विगुट है रूस और फ्रांस, और दूसरा है ब्रिटेन और फ्रांस, यानी फ्रांस दोनों में कॉमन है। लेकिन अब विलियम कैसर को अभी विश्वास था कि बियर एंड व्हेल कैन नेवर गो टुगेदर। मैंने उसका विश्वास था कि देखो फ्रांस और ब्रिटेन में मित्रता हो जाए या फ्रांस और रूस में मित्रता हो जाए वो तो चलेगा, लेकिन ब्रिटेन और रूस में कभी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि बियर एंड व्हेल, व्हेल मछली बोलता था, मछली व्हेल ब्रिटेन को, और बियर भालू रूस को, उसका सिंबल भालू। बियर एंड व्हेल, बियर मतलब भालू और व्हेल मछली कभी एक नहीं हो सकती। लेकिन वह हो गया, क्योंकि 1905 में जब जापान के हाथों रूस हार गया और अपमानित हुआ, तो उसका भी अहंकार चूर हुआ और ब्रिटेन को भी थोड़ी सी उस पर दया आ गई, तरस आ गई। तो अंत में दोनों के बीच सहमति बन गई। तो 1907 में अब ये दोनों द्विगुट मिलकर 1907 में एक दूसरा त्रिगुट बन गया। इस त्रिगुट में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस तीनों शामिल हो गए। दोनों गुट मिल गया और एक त्रिगुट बन गया। तो इस तरह से 20वीं सदी के आरंभ तक एक कूटनीतिक आंदोलन हो चुका था। हालांकि ये जो दो गुट बने थे, ये दोनों गुट रक्षात्मक गुट थे, आक्रामक गुट नहीं थे। आप लोगों ने नोट किया होगा, आक्रामक गुट नहीं थे, क्योंकि इसमें है कि कोई बाहरी शक्ति आप पर हमला करेगी तब दूसरा मदद के लिए खड़ा होगा। लेकिन इस गुटबंदी का दो बहुत गलत प्रभाव पड़ा जो वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन बनाया। एक कि गुटबंदी होने से दो राष्ट्रों के बीच जो भी समस्या होती थी वो अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन जाती थी तुरंत। जैसे अब मान लीजिए मामला हुआ सर्बिया और ऑस्ट्रिया का, लेकिन गुटबंदी के कारण वो अखिल यूरोपीय मामला बन गया। और दूसरा कि दो गुट जब बन चुके थे तो दोनों गुट चाहते थे कि हम सैनिक दृष्टि से एक दूसरे के श्रेष्ठ रहें। तो उसमें जो सैनिक तैयारी उन्होंने शुरू की, उस कारण से तनाव बढ़ा और अपनी सैनिक तैयारी को का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपनी जनता को भी गुमराह करते थे, कहते थे कि सामने वाले की तैयारी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते थे। इस कारण से यूरोप का जो जनमत है वह भी दूषित हुआ। तो मैं स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गुटबंदी की भूमिका कितनी है तो जितनी मैंने दी है वो मोर देन एनफ है। ये तो मैंने बिस्मार्क की विदेश नीति आपको बता दी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लिखने में इसकी आवश्यकता शायद आपको ना पड़े, क्योंकि बिस्मार्क की विदेश नीति पर स्वतंत्र क्वेश्चन आप लोगों को जीएस में शायद ना पूछे, हो सकता है पूछ भी डाले, यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा गुटबंदी को ज़्यादा करके बता दिया। अब थोड़ा आप लोग अंकुर के माध्यम से हमें एश्योर कर दीजिए कि आप लोगों ने इस बिस्मार्क की विदेश नीति को समझा या नहीं समझा। प्लीज़ बी फास्ट।
समझ गए? ओके। अब देखिए दूसरे कारणों पर आइए। तो आर्थिक में देखो मैंने दिया हुआ है साम्राज्यवाद। मतलब जब अन्य महाद्वीपों में ये अपना साम्राज्यवादी विस्तार कर रहे थे तो भले ही यूरोप में इनकी टकराहट नहीं हो रही थी, बल्कि अन्य महाद्वीपों में इनको निरंतर टकराहट हो रही थी अपने साम्राज्य के विस्तार में। तो उस कारण से क्या था कि अपने महाद्वीप में भी एक तनाव का माहौल बना हुआ था। और दूसरी बात यह है कि चलिए फिर भी 20वीं सदी के आरंभ तक जब तक ये साम्राज्यवादी प्रसार में लिप्त रहे तब तक तो उधर व्यस्त रहे, लेकिन 20वीं सदी के आरंभ तक अन्य महाद्वीपों के जो भूभाग है वो आपस में बट गए थे। तो अन्य महाद्वीपों के भूभाग आपस में बट गए थे तो फिर ये अपने महाद्वीपों में इन्होंने लौटना शुरू कर दिया। और जब अपने महाद्वीपों में लौटना शुरू कर दिया तो आपस में टकराहट और तनाव और भी बढ़ गए। तो दैट इज द सेकेंड वन पॉइंट। अब तीसरा आप देखते हो सामाजिक कारक में। You are taking the social cause as well. तो if you are mentioning about the social factor, तो अब सोशल फैक्टर को कैसे कवर करोगे? तो सोशल फैक्टर में हमने एक टर्म दिया है सामाजिक साम्राज्यवाद, जो पीछे बता चुका हूं, याद होगा आपको। एक्चुअली क्या था कि मार्क्सवाद के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण जितने भी यूरोप के पूंजीवादी देश थे उन सभी में वर्ग संघर्ष की समस्या थी। मतलब सर्वहारा वर्ग में चेतना बढ़ रही थी। तो आपको मैंने बताया कि सामाजिक साम्राज्यवाद क्या है, क्योंकि आंतरिक संघर्ष को बाहर की तरफ मोड़ने के लिए, यानी इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड, एक्सपोर्टिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आउटसाइड, उन्होंने जानबूझकर साम्राज्यवादी प्रसार को प्रोत्साहन दिया। तो उन्होंने जो बाहर जो संघर्ष को निर्यात करने की कोशिश की, उसके कारण से विदेशी मोर्चे पर उनका आपस में संघर्ष और तनाव बढ़ा। और फिर सांस्कृतिक वैचारिक कारक का मतलब हुआ कि देखिए, अगर युद्ध को आदर्श माना जाए, राष्ट्र के लिए कुर्बानी को एक पवित्र कार्य माना जाए, तो क्या कहोगे आप उसको? अब देखिए उस समय 19th सेंचुरी में ऐसे चिंतक हुए जो उल्टा युद्ध को आदर्शीकृत करना शुरू कर दिया, आदर्श का जामा पहनाना शुरू कर दिया। अब जैसे हीगेल थे, तो हीगेल जर्मन चिंतक था, उसने कहा कि स्टेट इज द आइडिया, डिवाइन आइडिया ऑन अर्थ। जो राज्य है वह राज्य एक ईश्वर, इस पृथ्वी पर ईश्वरीय विचार है। तो मतलब राष्ट्र के लिए आप सब कुछ अर्पित कर दीजिए। जब चार्ल्स डार्विन ने जब विकासवाद का सिद्धांत दिया तो हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको सामाजिक डार्विनवाद के रूप में विकसित किया। वो सामाजिक डार्विनवाद कहता था कि मजबूत को आगे बढ़ने दीजिए और कमजोर को मरने दीजिए। तो वो जो सामाजिक डार्विनवाद है उसका यह भी मानना था कि अगर राष्ट्रों के बीच जो टकराहट होती है तो उससे जो ताकतवर राष्ट्र है उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो मतलब उसने एक तरह से युद्ध को गौरवान्वित किया। तो ऐसी युद्ध की मानसिकता बन गई थी कि आपको आश्चर्य होगा, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सेना जा रही थी तो सेना पर फूल फेंक रहे थे लोग, फूल फेंक रहे थे, इतना युद्ध को गौरवान्वित कर रहे थे। और आपको मैं एक बात बताऊं, और वही जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में द आर्मी वुड बी मेकिंग अ मार्च, then the people would just shut down in their own house and burst into tears. जब आर्मी जब जाएगी सेकेंड वॉर में जाने लगी तो लोग अपना अपना घर का दरवाजा बंद करके रोना शुरू करेंगे, क्योंकि वह प्रथम विश्व युद्ध में उस दर्द को देख चुके हैं। युद्ध कितना भयानक होता है, युद्ध लोगों को कितना दर्द देता है। तो ये आपका हुआ साम्राज्यवाद का ये पक्ष है। अब सामाजिक आपने देख लिया, सांस्कृतिक वैचारिक में यही बात है। अब कूटनीतिक क्या है देखिए।
जैसे आप सेराजेवो हत्याकांड के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं वो हुआ क्या। आपको याद है मैंने जो कहा आपको कि बोस्निया और हर्जेगोविना को जो हैब्सबर्ग साम्राज्य के अधीन बर्लिन कांग्रेस ने रख दिया था और 1908 में विलियम कैसर के शह पर ऑटोमन साम्राज्य ने बोस्निया और हर्जेगोविना को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, आपको मैंने बताया है। वही बोस्निया की राजधानी थी, उसका नाम था सेराजेवो। सेराजेवो तो दोनों को मिला लिया तो रूस भी बहुत कष्ट में आया और सर्बिया बहुत आहत हुआ। तो सर्बिया ने तुरंत इस पर निर्णय लिया, एक्शन लेने का निर्णय लिया। मतलब सर्बिया क्या कर सकता था, ऑस्ट्रिया से तो झगड़ नहीं सकता था डायरेक्ट, लेकिन उसने क्या किया कि चुपके वहां पर कुछ आतंकवादी संगठन स्थापित करने शुरू कर दिए बोस्निया में, हर्जेगोविना में, ताकि जो स्लाव जनसंख्या थी तो जानबूझ के भड़काने लगा। तो बहुत सारे इस तरह के सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन सर्बिया की सह पर बोस्निया हर्जेगोविना में स्थापित हो गई थी। अब क्या है कि जून 1914 में जो ऑस्ट्रिया का राजकुमार था उसका नाम था आर्च ड्यूक फर्डिनेंड। तो आर्च ड्यूक फर्डिनेंड था, वह जा रहा था बोस्निया की राजधानी सेराजेवो के दौरे पर। जैसे कश्मीर में पाकिस्तान भड़का देता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसी तरह से इसने बोस्निया की राजधानी में भड़काया हुआ था, जा रहा था। हालांकि उसमें सर्बिया का डायरेक्ट हाथ नहीं था। अब जैसे तो पाकिस्तान में आप दो तरह के चीज देखते, वहां का जो कट्टरपंथी हैं या वहाँ ISI जैसी संस्था है, तो वो तो मान लो आतंकवाद को भड़का देती है, लेकिन वहाँ की जो सरकार है उसको तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जवाब देना पड़ता है, तो वो डरती रहती है। तो कई जैसे कारगिल का ही एडवेंचर हुआ या कई इस तरह का एडवेंचर हुआ तो सरकार की सह पर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पर तो सरकार की पकड़ से ही बहुत सारा एरिया निकला हुआ है। तो अब सर्बिया भी डायरेक्ट कैसे फर्डिनेंड पर हमला करवा सकता था। वो जानता था कि वो राजकुमार है, उसको कुछ होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हमारी स्थिति कमजोर पड़ जाएगी और हमको जवाब देना होगा। तो इसने डायरेक्ट नहीं भड़काया, लेकिन जो इसने ऑर्गेनाइजेशन कायम कर दिए थे तो एक्शन ले लिया। उसी में एक ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक हैंड, वही एक्टिव हो गया। और जैसे समय आर्चड्यूक फर्डिनेंड बोस्निया की राजधानी सेराजेवो पहुंचा अपनी पत्नी के साथ, तो उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या हो गई तब मान लीजिए उसके बाद जो ऑस्ट्रिया है, अब ऑस्ट्रिया की मानसिकता देखिए। ऑस्ट्रिया की मानसिकता ये है कि भाई देखो ये सर्बिया ने हमें बड़ा परेशान कर रखा है, हमेशा सर्वसलावादी आंदोलन चलाता रहा है, हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न किया है, तो यही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी बहाने इसको दबा दूं। तो उसने तुरंत अल्टीमेटम भेजा सर्बिया को, कहा कि देखो दोषी व्यक्ति को हाजिर करो, माफी मांगो, युद्ध हट जाना दो और हमारी जांच एजेंसी को अपने यहां जाने दो जांच करने के लिए कि आखिर इसका हाथ किसका है। अब इतनी सारी शर्तें किसी भी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ जा रही थी, सर्बिया के लिए ज्यादा अपमानजनक हो जाता। तो सर्बिया ने रूस की तरफ देखा कि बॉस आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमने तो आप ही के मतलब शिष्य हैं और आप ही के कहने पर हम ऑस्ट्रिया को भड़काते रहे सर्वसलावादी। मैंने इतना डायरेक्ट नहीं बोला, जस्ट आपको समझाने के लिए बोलता हूं। इधर जर्मनी की मानसिकता देखिए विलियम कैसर की। विलियम कैसर को पहले से ही इटली पर शक था कि मौके पर यह पार्टनर हमें धोखा देगा, और उसको विश्वास केवल वही हैब्सबर्ग साम्राज्य ऑस्ट्रिया पर था। लेकिन उसको डर यह था कि हैब्सबर्ग साम्राज्य जितनी आंतरिक समस्या से जूझ रहा है, नस्लीय विभाजन की समस्या से, तो उस कारण से कहीं बिखर गया या कहीं विभाजित हो गया तो जर्मनी मित्र विहीन बन जाएगा। तो वो कोशिश यह करने लगा कि ऐसा करते हैं कि इसको हम मतलब उसने एक तरीके से उसको भी अच्छा लगा, मतलब उसने सोचा कि ठीक है, मैंने एक तरह से ऑस्ट्रिया को उसने शह दे दी जर्मनी ने कि दंडित कर दो सर्बिया को, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये जाएगा तो कम से कम सर्वसलावादी आंदोलन चल के तुम्हारी एकता अखंडता को तो कोई नहीं तोड़ने की कोशिश करेगा। तो जर्मनी ने सपोर्ट दे दिया
ऑस्ट्रिया को सर्बिया के अगेंस्ट में। अब जब जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में सर्बिया को सपोर्ट दे दिया, तब सर्बिया ने रूस की तरफ देखा कि बॉस अब आप क्या कह रहे हैं। तो रूस को अब लगा कि अब अगर हम इसको सपोर्ट नहीं देते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय माने बाल्कन क्षेत्र में हमारी विश्वसनीयता सदा के लिए चली जाएगी, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई इसके बात पर कौन चले, ये तो पिटवा डालता है मजबूत से। तो इसलिए बेहतर ये है कि हमें कुछ न कुछ सर्बिया के साथ तो खड़ा होना पड़ेगा। तो लेकिन पहले रूस ने सोचा कि जरा विलियम कैसर से हम पता कर लेते हैं कि वास्तव में वह एक बिना शर्त सर्बिया के मुद्दे पर ऑस्ट्रिया को समर्थन दे रहा है। तो उसने अपने राजदूत को भेजा। तो राजदूत जाता है और जाकर पूछता है विलियम कैसर से। अब मैं एक बात और भी बता दूं कि विलियम कैसर और रूस का शासक है जार निकोलस द्वितीय। तो विलियम कैसर और जार निकोलस द्वितीय दोनों कजन ब्रदर्स भी थे। माने कजन ब्रदर्स का मतलब ये नहीं कि चचेरा, फुफेरा ममेरा टाइप का भाई थे, और बचपन में सिबलिंग्स के रूप में साथ में खेले भी हुए थे। और विलियम कैसर जार निकोलस द्वितीय को कहता था निक्की, और जार निकोलस द्वितीय विलियम कैसर को कहता था बिन्नी। तो निक्की ने बिन्नी के पास भेजा कि जाके पूछो कि वह वास्तव में सपोर्ट कर रहा है। तो विलियम कैसर तब तक पूरी तरह मन नहीं बनाया था, लेकिन जब रूसी राजदूत पूछने आया तो उसने इसलिए कि उसको लगा कि अगर मैं कह दूंगा हाँ तो रूस डर जाएगा, वो पीछे हट जाएगा और सर्बिया ऑस्ट्रिया के सामने घुटने टेक देगा। क्योंकि अगर रूस का समर्थन नहीं मिलेगा तो सर्बिया खड़ा नहीं रहेगा, घुटने टेक देगा, तो ये समस्या खुद सुलझ जाएगी। तो उसने कहा हाँ हम तो पूरी तरह समर्थन दे रहे हैं। इसी पर रूसी राजदूत रोते हुए उठ गया, मैंने ब्रस्ट इनटू टीयर्स, उसके आंखों में आंसू आ गए। उसको लगा कि अब, उसने कहा तब तो युद्ध निश्चित है, अगर आप समर्थन करेंगे सर्बिया का, सॉरी आप अगर समर्थन करेंगे ऑस्ट्रिया का, तो सर्बिया का समर्थन करना हमारी मजबूरी होगी। उठ गया। अब यहाँ से जब रूस गया तो रूस को जार निकोलस द्वितीय को पता चला, तो उसने अपनी सैनिक माने आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू किया। तो थोड़ा यूरोप का मानचित्र तुमको अपनी निगाह पर लाना पड़ेगा। क्योंकि मैं इतनी बार मानचित्र दिखा चुका हूं, तो अभी मानचित्र की तरफ लौटूंगा तो मेरा लिंक टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा तुम लोग मानचित्र अपने मन में विजुअलाइज कर लो। फ्रांस का लोकेशन देखो, तो फ्रांस के नहीं सॉरी जर्मनी का लोकेशन देखो। तो जर्मनी के पूरब में तुमको रूस दिख रहा है, पूरब में यानी ईस्टर्न बॉर्डर पर, और जर्मनी के पश्चिमी बॉर्डर पर फ्रांस दिख रहा है। तो जिस समय रूस ने सर्बिया को समर्थन दिया और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को समर्थन दिया, मेरी बात समझ रहे हैं, बस उसी समय फ्रांस के पास भी एक तुरुप का पत्ता था। क्योंकि फ्रांस तो सेडान के युद्ध से अपमान झेल रहा था, आपको पता है। बस फ्रांस ने अपना तुरुप का पत्ता फेंक दिया रूस के पक्ष में कि अब हम रूस को अनकंडीशनल बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। तो फ्रांस ने रूस को समर्थन दे दिया। तो अब जर्मनी ने सोचा कि हम, जर्मनी के पूर्वी मोर्चे पर रूस था, कि पूर्वी मोर्चे पर हम मोबिलाइज करेंगे तो पश्चिमी मोर्चे पर उसका मित्र तो फ्रांस है, तो वह भी रूस के समर्थन में आएगा। तो दोनों मोर्चे पर एक साथ उसने अपना आर्मी को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पूरी तरह माहौल बन गया। अब सभी का ध्यान ब्रिटेन पर था कि ब्रिटेन इस युद्ध को रोकने के लिए क्या करेगा। तो ब्रिटेन ने उसमें बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया। वो अनिर्णित स्थिति में रहा। अब अगर यूरोप का मानचित्र मैं तुम्हें दिखाऊंगा शायद, तो ये देख रहे हो, ये है बेल्जियम। मानचित्र पर बेल्जियम देख लेना, जस्ट फ्रांस के कॉर्नर में है और इंग्लिश चैनल के पास है। तो मैं बेल्जियम का भी बड़ा एक दिलचस्प चीज है कि उसने बेल्जियम को 1837 में ब्रिटेन ने बेल्जियम को जानबूझकर, जैसे बेल्जियम वैसे भी उतना पीछे ले चलूंगा तो आपको बाल्कन क्षेत्र वाला याद नहीं होगा। मैंने आपको बताया था 1830 की क्रांति हुई थी, उससे पहले वियना कॉन्ग्रेस ने बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिलाया था, आपको याद है।
हॉलैंड भी उसके पड़ोस में ही है, दोनों मिलकर नीदरलैंड्स बना था, याद है या भूल गए होंगे। तो बेल्जियम को हॉलैंड से मिलाया था, लेकिन 1830 के मूवमेंट में बेल्जियम 1833 में आंदोलन करके हॉलैंड से अलग हो गया था। तो ब्रिटेन ने 1837 में बेल्जियम को एक निष्पक्ष राष्ट्र बना दिया, उसकी सुरक्षा की गारंटी दे दी कि भाई देखो, कोई बेल्जियम निष्पक्ष रहेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, और कोई इसकी सीमा का उल्लंघन करोगे तो हम इसकी सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे। तो आप कहोगे भाई ब्रिटेन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? तो चूंकि बेल्जियम ठीक इंग्लिश चैनल के इस पार है और इंग्लिश चैनल ही ब्रिटेन का सुरक्षा घेरा है, तो उसको वो बफर क्षेत्र के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था कि किसी को अगर हम बेल्जियम साइड नहीं आने देंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। तो ब्रिटेन केवल बार बार यही कहता था कि देखिए, अगर बेल्जियम की सुरक्षा का उल्लंघन हुआ तब मैं इस युद्ध में आ जाऊंगा। तो कंफ्यूजन उसने यह पैदा किया कि एक तरफ ब्रिटेन, एक तरफ फ्रांस और रूस को लग रहा था कि ब्रिटेन हमारे साथ है, और दूसरी तरफ जर्मनी को लग रहा था कि ब्रिटेन इस युद्ध में नहीं आएगा। और रह गई बेल्जियम की सुरक्षा की बात, तो जर्मनी को लग रहा था ये गिदर भभकी है, ऐसा करेगा नहीं ब्रिटेन। तो जर्मनी ने क्या किया कि जर्मनी ने जो फ्रांस पर हमला किया, वैसे मैं आपको बताऊं कि 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया, और जब वो सर्बिया पर हमला किया तो ब्रिटिश का विदेश सचिव था ग्रे नाम था उसका, नाम है ग्रे, कलर नहीं है। तो वो अपने विदेश मंत्रालय के ऑफिस में बैठा हुआ, शाम का वक्त था, खिड़की से बाहर झांकते हुए, मतलब उस अंधेरे में देख रहा था और दार्शनिक अंदाज में बोल रहा था, फिलोसॉफिकली, कि यूरोप के आकाश से प्रकाश सदा के लिए चला गया और हमें डर है कि हमारे युग में या हमारी पीढ़ी या हमारे काल में फिर दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन कुछ भी नहीं किया युद्ध रोकने के लिए, कुछ करना तो चाहिए। और इधर जब जर्मनी ने फ्रांस पर हमला किया तो देखो, जर्मनी फ्रांस की तरफ कैसे जा सकता है? तो या तो नीदरलैंड्स के रास्ते जा सकता था या बेल्जियम के रास्ते, क्योंकि ये जो है ये कंफर्टेबल जगह नहीं था। बीच में देखो, जैसे ये बेल्जियम है, ये इधर स्विट्जरलैंड ही है, तो स्विट्जरलैंड को कोई उल्लंघन कर नहीं सकता। और बीच में जो टेरेन है कुछ ऐसा नहीं है, हमला करने का विशेष गुंजाइश नहीं है, तो इधर से ही हमला। तो बेल्जियम को रोधते हुए फ्रांस पर हमला किया, तो 4 अगस्त को ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद गया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब जो मैंने 5वां वाला जो कूटनीतिक प्रक्रिया का अवरुद्ध होना दिया है, वो इसलिए कि राजा और राजकुमार की हत्या अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे पहले भी यूरोप में हो चुका था, लेकिन कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से उसका पर काबू पा लिया जाता था, कोई ना कोई उसका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन खोजा जाता था। लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 मैंने कारण बताए हैं। एक तुमको मैंने हेनरी किसिंगर का एग्जाम्पल दिया, जो अमेरिकन डिप्लोमेट है, कूटनीतिक। हेनरी किसिंगर ने कहा कि देखिए, एक जो कारण है इस युद्ध का वो ये भी है, कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध इसलिए भी हो गई कि युद्ध की गति त्वरित हो गई। जैसे अब ट्रेन आ गया, फास्ट ट्रेन, और उस पर मतलब बैठ के और आर्मी तुरंत कुछ करती थी, तो युद्ध में नई तकनीकी आ गई, युद्ध में तो युद्ध में गतिशीलता आ गई। लेकिन जो कूटनीति की वही घिसी पिटी पुरानी पद्धति थी, जो उतना त्वरित का मतलब होता है गतिशील, उतना त्वरित नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी। 2 सैन्य गुट थे, लेकिन दोनों के बीच कूटनीति संबंध या कूटनीतिक प्रक्रिया यूरोप में वो सक्रिय नहीं थी, मतलब कायम नहीं थी। तो कूटनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हो गई थी, इस कारण से इस समस्या का निजात नहीं खोजा गया और अंत में वर्ल्ड वॉर हो गया। यही 5 कारण है। तो मैंने बहुत सारे मुद्दे समझा, और मैटर में तो मैंने आपको स्पष्ट दिया ही हुआ है। तो जरा आप लोग अंकुर के माध्यम, मिस्टर अंकुर के माध्यम से आप हमें हिंट कर देते कि आप लोग समझ गए तो मुझे खुशी होती। समझ गए?
अब चलिए, अब मैं आपको दूसरे मुद्दे हैं। एक मुद्दे हैं कि क्या प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था। बहुत आराम से इसको आप पढ़ सकते हो। दो मुद्दे हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था, तो देखो यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके आप फेवर में भी जा सकते हो, जिसके अगेंस्ट में भी जा सकते हो। तो अब जैसे एक हिस्टोरियन ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध को नहीं टाला जा सकता था, तब तो थोड़ा सा मतलब एक तरह से ये तो निराशाजनक बात होगी, क्योंकि इसका मतलब वर्ल्ड वॉर होना ही था। अरे हम लोग क्रिएटिव वर्क करते तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को टाल सकते थे, उसका कहना है, उसका निजी विचार है। इसमें निजी विचार के लिए हमेशा गुंजाइश होती है। लेकिन इधर मैं आपको बताना चाहता कि इसमें जो बेसिकली आपको स्टैंड क्या लेना है, तो आप कोई भी स्टैंड ले सकते हैं। तो मुझे टाला, प्रथम विश्व युद्ध को टाला जा सकता था, तो उसमें हमने नहीं के फेवर में लिया है। तो पक्ष में तो देखो ये बात दी गई है कि यह सही है कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक तक साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्रवाद सभी एक जटिल स्थिति में पहुंच गए थे। विभिन्न देशों के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों के साम्राज्यवादी विभाजन के पश्चात यूरोपीय शक्तियां यूरोप में लौटने लगी थी। इस कारण बाल्कन समस्या संकटपूर्ण स्थिति में पहुंच गई थी। वहीं जर्मनी ने यूरोप के शक्ति तंत्रों को बिगाड़ कर रख दिया था। फिर भी ऐसा मानना कि युद्ध अनिवार्य था तो उसे टाला नहीं जा सकता था, अपने आप में एक बहुत ही खतरनाक विचार है, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भी वैश्विक अवस्था में इस प्रकार की जटिलता आगे भी देखी गई। संपूर्ण शीत युद्ध के काल में तनाव बना रहा था। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिकी साम्राज्यवादी अहंकार, आतंकवाद की समस्या, उपराष्ट्रवाद तथा अरब क्षेत्र में उभरने वाले तनाव, कोई भी एक घटना एक विश्व युद्ध को जन्म दे सकती थी। परंतु कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से इस समस्या का समाधान खोजा जाता रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में से पूर्व जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह थी कूटनीतिक प्रक्रिया का अवरुद्ध हो जाना। बस तो यह एक रचनात्मक कूटनीतिक प्रक्रिया के माध्यम से इस युद्ध का समाधान खोजा जा सकता था। तो आपको मैंने पक्ष में भी दे दिया है, जिसको आप लोग आराम से पढ़ोगे, कि आपको बहुत सारा आगे की समस्या है जो आगे मैं पढ़ाऊंगा तो होगा कि हर स्थिति में, लेकिन आपके लिए सूटेबल रहेगा। आप देखो दोनों एक साथ नहीं जा सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि ये मैंने जो मैटर दिया है उससे आपको कहीं कंफ्यूजन ऐसा ना हो जाए कि एक ही बार हम पक्ष में या विपक्ष में दोनों लिखे। या तो आप पक्ष में लिखोगे या विपक्ष में लिखोगे। देख लेना, आप लोग अब समझदार काफी हो गए हो, दोनों एक साथ मत लिख देना। तो विपक्ष में आप क्या लिखोगे, तो विपक्ष में ज्यादा सूटेबल है, विपक्ष में ही लिख देना। जैसे देखो, एक्चुअली इस युद्ध में एक समस्या यह थी कि विभिन्न शक्तियों के मौलिक हितों में टकराहट थी, और जब मौलिक हितों में टकराहट हो तब बीच का कोई मार्ग नहीं होता, तब तो अंतिम मार्ग ही होता है। क्योंकि अब देखो, जर्मनी के लिए यह बाजार प्राप्त करने का साधन था, तो ब्रिटेन के लिए शक्ति संतुलन को बनाए रखने का साधन था। तो इटली के एकीकरण के अधूरे एजेंडे को पूरा करना था। जैसे इटली को, जैसे जर्मनी में तो चलो बिस्मार्क का सेटिस्फैक्शन हो गया कि नहीं हमारा एकीकरण पूरा हो गया, लेकिन इटली हमेशा यह क्लेम करता था कि हमारा एकीकरण अभी भी अधूरा है, और हमारा एकीकरण तब पूरा होगा जब हम एड्रियाटिक क्षेत्र में, अब देखो एड्रियाटिक क्षेत्र, ये देखो ये इटली है, मानचित्र पर देखोगे, और ये आप देखोगे इधर अल्बानिया है, इधर यूनान है, ये यूनान है। तो अब देखिए इसमें है ऐसा कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये एड्रियाटिक सी है। तो कहीं ना कहीं इटली के मन में अभी भी यही लालच था कि हम एड्रियाटिक क्षेत्र में कुछ भूभाग प्राप्त करें, तब हमारा एकीकरण पूरा होगा। हम अभी भी पूरी तरह से यूनिफाइड नहीं। तो इटली के लिए वो मुद्दा था, और रूस के लिए बाल्कन क्षेत्र में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने की चुनौती थी, क्योंकि अगर सर्बिया को सहायता नहीं करता तो उसकी विश्वसनीयता सदा के लिए चली जाती। और फ्रांस के लिए अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और यूरोप में खोई हुई ताकत और प्रतिष्ठा को पुनर्प्राप्त करने का एक साधन था। जहां मौलिक हितों में इतनी टकराहट हो तो इसको कैसे टाला जा सकता है। तो ये स्टैंड अगर आप चाहो तो ले सकते हो। अभी डिपेंड करता है दोनों में से कौन, तो मैं तो कहूंगा कि यही आप ले लीजिए विपक्ष में। अब देखिए, क्या इस युद्ध के लिए जर्मनी ही उत्तरदायी था? ये भी बहुत क्लियर कट लिखा हुआ है
शायद अब तो पढ़ के आप लोग समझ लेते हो ना, खास के मेरे लेक्चर सुनने के बाद एक बार आपको और पढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप लोग अगर पढ़ लोगे तो समझ ही जाओगे, इतने समझदार तो आप हो। तो क्या इस युद्ध के लिए जर्मनी उत्तरदायी था? तो देखो, ये अनुच्छेद जो 231 लगाया गया, ये वर्साई की संधि जो बनी उसका अनुच्छेद 231 में एक तरह से यह प्रावधान था, उसमें पूरा वॉर गिल्ट जर्मनी के सिर पर रखा गया कि अरे जर्मनी ही उत्तरदायी। क्यों? क्योंकि देखो, जर्मनी के साथ तो बहुत टफ बिहेवियर कर रहे थे, जो आपको बता चुका हूं, थोपी गई संधि थी। तो जो जर्मनी के साथ वो कर रहे थे वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो एक उचित कदम नहीं था। तो अपने अनुचित कदम को उचित करने के लिए ये सिद्ध करने का प्रयत्न करते थे कि अरे यही खलनायक है, यही इस युद्ध का कारण है, इसको जितना भी पनिशमेंट दो कम है। लेकिन सच्चाई ये है कि हम लोग को स्टैंड क्या लेना है। मैंने इसमें मैटर में दिया हुआ है कि जर्मनी उत्तरदायी था, लेकिन वो अकेला उत्तरदायी नहीं था, उसके साथ अन्य यूरोपीय शक्ति भी उत्तरदायी थी। क्वेश्चन पूछा भी आपको 2015 यूपीएससी जीएस पेपर में, लेकिन केवल अकेला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं पूछा है, दोनों वर्ल्ड वॉर पूछा है। क्या 20 युद्धों के लिए केवल जर्मनी ही उत्तरदायी था? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो खैर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आएगा तो वहां पर भी हम जर्मन उत्तरदायित्व को देख लेंगे कि जर्मन उत्तरदायित्व कितना था। देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय देखेंगे, केवल आपसे एक ही अपेक्षा रखेंगे, जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर करा रहा हूँ या दो वर्ल्ड वॉर्स के बीच यूरोप करा रहा हूँ, तो उसमें आज जो मैंने बताया उसको अगर तुम भूल जाओगे तो फिर वो करने में मज़ा नहीं आएगा। और मुझे लगता है कि पढ़ने में पहले मज़ा आना चाहिए। जब मज़ा आता है तो याद रहता है, और याद रहता है अंडरस्टैंडिंग बनती है। जितनी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी उतनी ही बढ़िया तुम्हारी राइटिंग होगी, और तब तुम सफलता को तुम क्या खोजोगे, सफलता तुम्हें खोज लेगी। आप ये सब जो मैं आपको कह रहा हूँ आप करो, आप पहले स्टडी को एंजॉय करो और देखो इसमें कितनी तरक्की होती है और कैसे सफलता मिलती है। तो आप यहां पर अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अलावा और बाकी कौन उत्तरदायी थे, उसमें कहो, क्लियर कट लिखो कि यह सही है कि जर्मनी ने युद्ध की परिस्थिति पैदा की, लेकिन रूस ने सर्बिया को समर्थन देकर स्थिति को और संकटपूर्ण बना दिया, और फ्रांस ने रूस को समर्थन देकर यूरोप को युद्ध के कगार पर ला दिया। अब सारी निगाह ब्रिटेन पर लगी हुई थी कि ब्रिटेन युद्ध रोकने के लिए क्या कर रहा है। तो जहां अन्य यूरोपीय शक्तियों ने कुछ करके युद्ध ला दिया, तो ब्रिटेन ने कुछ ना करके युद्ध ला दिया, अपने इनएक्शन के कारण युद्ध की स्थिति पर ला दिया। यूरोप को लिखा ही हुआ है, तो आप उसको समझ ही जाओगे। अब इसमें खासकर आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है क्योंकि आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि भाई इस वॉर में कौन कौन से पावर शरीक हुए। तो इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे। अंकुर, क्या ओके है मेरे स्टूडेंट्स? आप लोग यहां तक जो मैंने बताया वहां समझ चुके हो? क्या हाल है? ओके है? तो अब देखिए, क्योंकि आप लोग नॉर्मली क्या होता था कि पहले ये चीज नहीं बताता था, इससे क्वेश्चन आपका नहीं बनता है, आपके मन में जिज्ञासा होगी यार ये वॉर में कौन देश किसके साथ था, कैसे कैसे क्या हुआ। तो इसीलिए मैं घटनाक्रम थोड़ा सा इसमें लिख दिया है, आप लोग को पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। बस मैं आपको समझा देता हूं, आपको याद हो जाएगा। देखिए, मानचित्र की जरूरत पड़ेगी हमें। देखिए, जैसे देखिए ये क्या है कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली इनके गुट थे। लेकिन जब वॉर शुरू होने वाला था तो इटली ने साफ शब्द में कहा कि देखो भाई, हम आपके साथ रक्षात्मक संधि में बंधे हुए थे, आप जा रहे हो अब अटैक करने,
और आप लोग जिस मुद्दे पर युद्ध कर रहे हो वो संधि का मतलब नहीं है, तो इसलिए हमें तो बाहर ही रहने दो। तो इटली बाहर चला गया। अब इटली बाहर चला गया, लेकिन तब तक ऑटोमन साम्राज्य जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ हो लिया, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य को क्या परेशानी थी, तो उसको बाकी देखो, जर्मनी एक ऐसा देश था जिसको बाल्कन में कोई खास रुचि नहीं थी, तो जर्मनी तो उसे हमेशा उसके साथ सहानुभूति ही, बर्लिन बगदाद रेलवे भी बनाया और वो उसको लूटा नहीं, बाकी सब उसको लूट रहे थे, तो उसको जर्मनी से ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील किया, तो वो जर्मन गुट में आ गया। तो अब 3 हो गए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य। ये जितना ग्रीन है उसको देखिएगा, और इसके साथ जर्मनी है, ऑटोमन साम्राज्य, इसके साथ एक और कंट्री आ गया, बुल्गारिया। तो 4 कंट्री इधर हो गए। उधर ब्रिटेन, फ्रांस तो था, उधर तो फ्रांस और रूस तो शामिल हुआ था, आपको याद होगा, ब्रिटेन भी आ गया, तो 3 तो यही हुए। और फिर इनके साथ एक कंट्री आ गई रोमानिया, रोमानिया आ गई ब्रिटेन के साथ, तो 3 से 4 हुआ। और ब्रिटेन ने इटली को लालच दिया, तुम वॉर में आ जाओ, तो इटली ने कहा तो हमें क्या एड्रियाटिक क्षेत्र में भूभाग मिलेगा, तो 1915 में ब्रिटेन ने इटली के साथ एक गुप्त संधि कर ली कि ठीक है, आप युद्ध में आओ, आपको हम एड्रियाटिक क्षेत्र में आपको हम एड्रियाटिक क्षेत्र में भूभाग देंगे। तो वो आ गया, तो वो भी आ गया। इसके अलावा जापान को भी इन्होंने लालच दिया। जापान उस समय आपको बताया था कि जापान तो अपना औद्योगिकरण करने के बाद एक सैनिक शक्ति में तब्दील हो गया था, एल्लू डेंजर। तो ब्रिटेन ने जापान को कहा एशिया प्रशांत क्षेत्र में आप आ जाओ जर्मनी के अगेंस्ट में, तो जापान ने कहा बदले में आप हमें क्या देंगे। तो इसने पूछा क्या लोगे, मतलब ऐसे नहीं पूछा, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोलता हूं। तो जापान ने कहा कि चीन का में जो शांतुंग क्षेत्र है, शांतुंग, वो आप हमें दे दो। अब देखो, उस समय तक चीनी खरबूजे को ये लोग मिलकर बांटा हुआ था, काटा हुआ था एक तरह से, तो अलग अलग उन लोगों ने अपना अधिकार कायम किया होता क्षेत्रों पर। तो शांतुंग के क्षेत्र पर जर्मनी का अधिकार था, तो वही जापान की नजर शांतुंग पर थी कि इस युद्ध में जर्मनी हार जाएगा, तो शांतुंग आप हमें दे देना। इसने जापान को प्रॉमिस कर दिया मित्र राष्ट्रों ने, ठीक है शांतुंग आपको मिल जाएगा। तब तक चीन भी युद्ध में आ गया था, भारत भी ब्रिटेन की तरफ से आ गया, तो चीन भी में डॉक्टर सन्यास सिंह चीन का हेड था, वो युद्ध में आ गया। तो चीन ने रिक्वेस्ट किया ब्रिटेन से कि आप इतना जरूर करिएगा कि युद्ध जब जर्मनी हार जाएगा तो शांतुंग आप हमें लौटा दीजिएगा। तो चीन को भी वादा कर लिया, हाँ शांतुंग लौटा देंगे, और उधर जापान से गुप्त संधि कर ली। कितने विश्वासघाती है समझ सकते हो। और तो बाकी कॉलोनीज भी आ गए। इधर एक घटना क्या हुई इस वॉर के समय कि रूस में क्रांति हो जाएगी, जो मैं आगे आपको रूस की क्रांतियां बताऊंगा। रूस में हो जाएगी क्रांति, तो रूस उससे बाहर हो जाएगा। जब रूस बाहर होगा तो लेकिन इसका पक्ष कमजोर पड़ने लगेगा, क्योंकि जर्मनी हावी होने लगेगा। तब तक क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका इस युद्ध में प्रवेश कर गया, और ब्रिटेन और फ्रांस की तरफ से। अब कहोगे 1917 में जो संयुक्त राज्य अमेरिका का भागीदारी हुई इस वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो क्यों हुई, तो चूंकि संयुक्त राज्य एक्चुअली सबसे मेन कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका का बड़ा मार्केट था ब्रिटेन और फ्रांस, और उसको लगा कि अगर हमारा मार्केट ध्वस्त हो गया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 कि संयुक्त राज्य अमेरिका इसलिए भी इस युद्ध में आ गया। इसके 2 तात्कालिक कारण मैंने वहां पर काउंट करा है। एक तात्कालिक कारण यह था कि देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर तुम मानचित्र देखोगे तो उसके दक्षिण में मैक्सिको है। तो कभी 1846 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिको के साथ युद्ध करके उसका कुछ भूभाग छीना हुआ था। तो जर्मनी को संयुक्त राज्य अमेरिका से युद्ध से पहले, जब ये मैं बता रहा हूं वॉर में संयुक्त राज्य अमेरिका नहीं कूदा है, उससे पूर्व की बात है। लेकिन चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रिटेन और फ्रांस का बड़ा सप्लायर था, इसलिए जर्मनी उससे नाराज रहता था। तो जर्मनी ने चुपके से भड़काया मैक्सिको को कि तुम ऐसा करो, तुम संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला कर दो और हम तुम्हारी सहायता करेंगे उस हमले में। तो उसको जानबूझ के भड़काया ताकि संयुक्त राज्य अमेरिका डिस्टर्ब हो जाए अपने महाद्वीप में। तो ये बात उसने एक टेलीग्राम तो समझते ही हो, टेलीग्राम के माध्यम से ये सूचना, चूंकि उसने तो
वही माध्यम था, उसने भेजी जर्मन सरकार को, सॉरी जर्मनी ने भेजी मेक्सिको की सरकार को। बीच में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस विभाग था, उसने उस टेलीग्राम को किस तरह से कैचअप कर लिया और कैचअप करके संयुक्त अमेरिका को दे दिया कि देखिए आपके अगेंस्ट में क्या षड्यंत्र कर रहा है। संयुक्त अमेरिका आग बबूला हो गया। एक तो ये बात हुई, और दूसरा क्या हुआ कि बाद में वॉर के जो लेटर स्टेज था उसमें एक सबमरीन वॉर हुआ था, उसको पनडुब्बियों की लड़ाई बोलते हैं। उसमें जर्मनी लोग तो वैसे भी देखो थोड़ा सा तो एग्रेसिव ज़्यादा होते ही थे, तो उस क्रम में आज भी तुम देखोगे हॉलीवुड की जो मूवी होती है वो तो खैर यूरोपियनों की मेंटेलिटी है, जानबूझ के जर्मन्स को विलेनाइज करते हैं। तो इसलिए तुम देखोगे हॉलीवुड की मूवी होती है उसमें अधिकतर जो विलेंस का रोल मिलता है वो जर्मन्स को मिलता है। तो क्या हुआ कि जर्मनी ने बहुत सारे जहाज़ों पर हमला शुरू कर दिया पनडुब्बी के माध्यम से। उसी में उसने एक यात्री जहाज को डुबो दिया। उस यात्री जहाज में ब्रिटिश नागरिक अधिक संख्या में थे और 11 अमेरिकी नागरिक भी थे। ये इमीडिएट प्रेटेक्स्ट बना कि अमेरिका इस वर्ल्ड वॉर में कूद गया। तो लगभग 22 देश थे, उनको कहलाए एलाइड पावर्स, मित्र राष्ट्र। और जो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हैब्सबर्ग एम्पायर और बुल्गारिया का गुट था उसको कहते थे सेंट्रल पावर। तो यही 2 पावर हैं, और बाकी तो मैंने मैटर में लिख ही दिया है, तो इसलिए मैं हर चीज़ का कंटेंट आपको दे देता हूँ, क्योंकि यहाँ लिखवाना तो संभव नहीं, तो कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ, जो कंटेंट को आप पढ़ोगे एक बार क्लास अटेंड करने से पहले और एक बार क्लास अटेंड करने के बाद। अब इसके बाद क्यों शामिल हुआ, अब प्रथम विश्व युद्ध को एक संपूर्ण युद्ध क्यों माना जाता था, तो इसको मैंने इसमें 6 पॉइंट दिए हैं। ये बहुत ही क्लियर है, क्योंकि अगर आपको संपूर्ण टोटल वॉर, इससे पहले वॉर की प्रकृति नहीं थी जो इसकी, इसलिए इसको संपूर्ण युद्ध कहते हैं। इसमें सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में सिविल नागरिकों की भागीदारी रही। पहले युद्ध में केवल सैनिकों की भागीदारी होती थी, परंतु इसमें सिविल नागरिकों की भागीदारी रही। दूसरा, इस युद्ध का भौगोलिक प्रसार बहुत अधिक था। यह केवल यूरोप में ही नहीं बल्कि अन्य महाद्वीपों में भी लड़ा गया तथा भूमि एवं समुद्र सभी क्षेत्रों में संघर्ष चले। मतलब ये अन्य महाद्वीपों में भी लड़ा गया और भूमि पर भी युद्ध हुआ, समुद्र में भी हुआ, हर जगह हुआ। अभी आसमान बचा हुआ है कि एरोप्लेन अभी नहीं आया है। इस युद्ध का काल भी अपेक्षाकृत दीर्घ रहा, चूंकि 4 वर्ष चले। फिर यह केवल सैनिकों का युद्ध नहीं था और ना ही केवल इसके लिए सैनिक तैयारी पर्याप्त थी, बल्कि यह संसाधनों का भी युद्ध था। इसलिए जिस देश के पास जितना अधिक संसाधन होता वो इस युद्ध में उतना अधिक टिक पाता। संसाधन भी चाहिए। नेक्स्ट वन, इस युद्ध के मध्य सैनिक संसाधनों के साथ साथ उद्योगों तथा अन्य आर्थिक केंद्रों को भी निशाना बनाया गया। इसलिए इस युद्ध को मध्य अभूतपूर्व रूप में आर्थिक क्षति हुई, क्योंकि आर्थिक खनिकों की बाकी क्षेत्रों को भी निशाना बनाया गया। 5वां, यह किसी भी युद्धरत राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास का नतीजा था। यह किसी भी युद्धरत राष्ट्र के संपूर्ण राष्ट्रीय प्रयास का नतीजा था। बड़ी संख्या में पुरुष सैन्य मोर्चे पर भेज दिए गए और महिलाएं ऑफिस, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं आदि क्षेत्रों में कार्यरत रही। मैंने पुरुष युद्ध मोर्चे पर भेज दिए गए, महिलाएं उसमें कार्यरत रही। इतना तक कि बच्चों को भी स्कूल से हटाकर उत्पादन में लगाया गया। मतलब पूरी सिविल जो पॉपुलेशन थी इस युद्ध में हिस्सा लिया। प्रथम विश्व युद्ध के मध्य परंपरागत हथियारों के साथ साथ नए प्रकार के संहारक हथियारों का विकास देखा गया। उदाहरण के लिए रासायनिक हथियार और जैविक हथियार, मतलब इसी में केमिकल वेपन्स और बायोलॉजिकल वेपन्स भी प्रयोग में आए इस युद्ध में। फिर मैंने दूसरा दिया है कि प्रथम विश्व युद्ध का यूरोपीय समाज पर प्रभाव। तो यूरोपीय समाज के प्रभाव में 1, 2, 3, मतलब ये जो मैंने प्रभाव दिया है ये बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये है, देखो, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। इसके साथ कई प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की शुरुआत हुई। इन समस्याओं का प्रथम विश्व युद्ध ने निश्चय ही एक विध्वंसात्मक प्रभाव डाला, किंतु कहीं कहीं इसका रचनात्मक प्रभाव भी देखा गया। प्रथम विश्व युद्ध एक संपूर्ण युद्ध था। इसमें सैनिकों के साथ अधिक बड़ी, एक इंट्रोडक्शन है, गैर सैनिक जनसंख्या की भागीदारी रही। अतः स्वाभाविक रूप में इसने यूरोपीय जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। एक
प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर पहले आपको दिया गया है पहला पॉइंट में कि कुछ जो पुराने साम्राज्य थे उनका जो पुराने जो राजवंश थे उनका पतन हुआ, तो उससे प्रजातांत्रिकरण को प्रोत्साहन मिला। जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य जो ऑस्ट्रिया का था, हैब्सबर्ग सम्राट माने उसमें उसको कहते हैं हैब्सबर्ग वंश, उसका पतन हो गया। रूस में रोमनाव वंश का पतन हो गया, और जर्मनी में होहेंजोलर्न वंश का पतन हो गया। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिकरण की प्रक्रिया को बल मिला, तो एक तो अच्छी बात हो गई। दूसरा, किंतु दूसरी तरफ फांसीवादी विचारधारा इटली में देखोगे, क्योंकि क्या होगा कि जो लोग इस वॉर से असंतुष्ट होंगे उनके यहाँ उग्र राष्ट्रवाद जन्म लेगा। जो पराजित सैनिक होंगे, पराजित सेनापति होंगे, और जो पेरिस शांति सम्मेलन से आगे चलकर असंतुष्ट होंगे, उस वॉर में उनकी बड़ी भागीदारी होगी। और तीसरा है, मैंने वो एक नई विचारधारा को प्रोत्साहन देंगे, आगे पढ़ाऊंगा, फांसीवाद। तीसरा है, प्रथम विश्व युद्ध ने युद्ध प्रेरित व्यापार को प्रोत्साहन दिया, किंतु युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था को धक्का लगा। फिर 1920 के दशक के अंत में यूरोपीय अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का असंतुलन उत्पन्न हो गया, जो विश्व आर्थिक मंदी के रूप में प्रकट हुआ। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक्चुअली होता क्या है, जो युद्ध के समय युद्ध प्रेरित उत्पादन को बल मिला, क्योंकि युद्ध ने डिमांड क्रिएट किया तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन शुरू हुआ, और युद्ध समाप्त हुआ तो डिमांड गिर गया तो प्रोडक्शन कम हो गया, तो थोड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी का वातावरण आ गया। और चौथा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण आरंभ हुआ। इसके साथ कई प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याओं की शुरुआत हुई। इन समस्याओं का सामना करने के क्रम में यूरोपीय सरकारों की शक्ति बढ़ गई तथा मानव स्वतंत्रता नियंत्रित हुई। कैसे देखो, जब इस तरह का इमरजेंसी पॉलिटिक्स चलता है, आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य चलता है, तो उसका स्वाभाविक परिणाम होता है कि उससे जो मानव बेसिकली जब आर्थिक पुनर्निर्माण का कार्य चलेगा, ये चलेगा, तो सरकार की शक्ति बढ़ जाती है, और सरकार की शक्ति बढ़ जाती है तो सरकार थोड़ा सा ज्यादा अपनी जनता की शक्ति में कटौती कर देती है। तो सरकार का पावर बढ़ना भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक परिणाम मान सकते हो। दूसरा है कि आपको 5 नंबर पॉइंट में कहा गया है कि देखो, जैसे पुरुष चले गए युद्ध मोर्चे पर तो महिलाओं का दायित्व बढ़ गया, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक जीवन में भागीदारी बढ़ गई। अब उन पर तिहरा दबाव था, ऑफिस दफ्तरों में काम करते थे, अस्पतालों में, ऑफिस दफ्तरों में काम करते थे। दूसरा, अपने गृहस्थी की सामग्री भी जुटाते थे। तीसरा, अपने बच्चों को भी पालते थे। तो आर्थिक सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो उनके अधिकार भी बढ़े, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विभिन्न क्षेत्रों में देखोगे महिलाओं को मताधिकार मिला। और प्रथम विश्व युद्ध ने परिवार को गहरा धक्का पहुंचाया। पति पत्नी और बच्चे सब एक दूसरे से अलग हो गए। पुरुष युद्ध मोर्चे पर चले गए, महिलाएं फैक्ट्री और अनुत्पादन केंद्रों पर काम करने लगी, वहीं बच्चे भी अपने अध्ययन के बीच में अस्थायी कई युद्धास्त्रों की फैक्ट्री में काम करने लगे। मैंने परिवार को तोड़ा भी, पुरुष कहीं और, महिलाएं कहीं और, बच्चे कहीं और काम कर रहे हैं, स्कूल विद्यालय में जाना छूट गया, मतलब बहुत एक दयनीय स्थिति हो गई। और प्रथम विश्व युद्ध के मध्य रासायनिक और जैविक हथियार। अब देखो, इससे पहले इन हथियारों के बारे में आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रासायनिक हथियार। अब जैविक हथियार तो जानते हो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चाइना अपना एक जैविक हथियार बना रहा था, जिससे कोविड मतलब कोरोना का वायरस निकल गया, और उसी से उसके लेबोरेटरी से वही लीक हुआ, तो उसी लीक के कारण पूरी दुनिया में फैल गया। अगर ऐसा है तो ये तो एक छोटा सा नमूना है, लेकिन अगर किसी पर कोई चला दे फिर क्या हो, तो बहुत खतरनाक हथियार है। इस प्रथम विश्व युद्ध के मध्य जैविक और रासायनिक ये अस्तित्व में आए। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तर्कवाद और मानव विवेक की अवधारणा को धक्का लगा। दूसरी तरफ संशयवाद की अवधारणा को बल मिला। इसके अतिरिक्त आस्था एवं भावना जैसे कारकों पर विशेष बल दिया जाने लगा। यह मनोभाव समकालीन साहित्य और कला में अभिव्यक्त हुआ है। देखो, तर्कवाद और विवेक, मतलब यह हुआ कि जब फ्रांस की क्रांति हुई, प्रबोधन आया, तो तर्कवाद और विज्ञान के माध्यम से मानव पूर्णता प्राप्त करेगा। लेकिन जब पहली बार यूरोपीय चिंतकों ने देखा कि मानव को गाजर मूली की तरह काट रहा है, तो उसे लगा कि अरे ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का ये नारा कहां चला गया, तर्कवाद कहां गया। तो उनके मन में तर्कवाद जैसी विचारधारा को धक्का लगा। और संशयवाद का मतलब कि हर चीज को, मतलब किसी एक चीज पर विश्वास नहीं करना। संशय समझते हो, मतलब शक।
यानी किसी को कंक्लूसिवली ये है या नहीं है इसको स्वीकार नहीं करना। तो एक विचारधारा के तौर पर इसको संशयवाद कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। इस विचारधारा को धक्का लगा, और जब तर्कवाद को धक्का लगता है तो आस्था पर और भावना पर, नेचुरली जो दिल और मतलब मस्तिष्क को जब तो आस्था पर विश्वास बढ़ जाता है, तो आस्था और भावना जैसी चीजों की को प्रोत्साहन मिला, तो उस समय का जो साहित्य और कला है, वो साहित्य और कला में भी इस प्रकार का भाव व्यक्त होता है। अब देखो यह कहना कहां तक सही है कि प्रथम विश्व युद्ध आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था। इस आंसर मैंने दिया है, इसको पढ़ लेना। एक्चुअली देखो ये क्वेश्चन आर्गुमेंटेटिव है। अगर यही क्वेश्चन आता, मैं स्टूडेंट्स आप लोग अब समझ रहे हो इस चीज को, यह कहना कहां तक सही है कि यह प्रथम विश्व युद्ध आवश्यक रूप से शक्ति संतुलन के संरक्षण के लिए लड़ा गया था, मतलब ये कहना कहां तक सही है, तो इसका मतलब है कि यहां तक सही है, इसके बाद सही नहीं है। इसमें आपने देखोगे, एक्चुअली देखो बेसिकली ये जो 2015 में ये क्वेश्चन पूछा था ऑप्शनल में, तो 20% ऑप्शनल का क्वेश्चन ऐसा है जो जीएस में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 80% तो नहीं, 80% ऑप्शनल का क्वेश्चन अलग है और जीएस का अलग है। 20% कॉमन है। इसी को ध्यान में रख के दिया है, कहीं हो सकता है आपको जीएस में पूछे, क्योंकि 2012 में जो ऑप्शनल में पूछा है वो 2013 में वही क्वेश्चन जीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री में पूछा है, अमेरिकी क्रांति के ऊपर, तो इसीलिए मैंने दिया है। इसमें ये बेसिकली 2015 में हेनरी किसिंगर की बुक आई थी वर्ल्ड ऑर्डर, तो उसमें शक्ति संतुलन की अवधारणा पर काफी बल दिया गया था। ये स्टेटमेंट हेनरी किसिंगर का ही है। तो देखो ब्रिटेन के लिए तो शक्ति संतुलन की बात थी, लेकिन बाकी शक्तियों के लिए तो ये केवल मुद्दा नहीं था। तो इसलिए इस क्वेश्चन में मैंने स्टैंड लिया है कि प्रथम भी जो जटिल परिस्थितियों की उपस्थिति है 19वीं सदी की आर्थिक राजनीतिक संरचना में उत्पन्न अंतर्विरोधों का परिणाम था। इस अंतर्विरोध को उत्पन्न करने में शक्ति संतुलन बिगड़ने जैसे कारक की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, परंतु इसके साथ कुछ अन्य कारक भी जुड़े हुए थे। ये मेरा थेसिस है, तुम लोगों ने पढ़ा हो। और तब मैंने पहले शक्ति संतुलन पर दिया है और फिर बाकी कारणों पर भी दिया है। अब देखो तुनों का जो होमवर्क मैं दे रहा हूं, वो होमवर्क क्या दे रहा हूं, तो ये बेसिकली मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा बदल के दे रहा हूं और तुम लोग ट्राई करना। प्रथम विश्व युद्ध मूलतः शक्ति संतुलन को स्थापित करने के लिए लड़ा गया था। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब इस कथन को स्पष्ट कीजिए। अब अंकुर मेरे स्टूडेंट से एक चीज पूछो कि जो क्वेश्चन मैंने पीछे किया है, जो मैंने आंसर में दिया और ये क्वेश्चन मैंने दिया है, क्या ये दोनों एक ही क्वेश्चन है या अलग अलग है? प्लीज माय स्टूडेंट्स मिस्टर अंकुर को आप इन्फॉर्म करिए, उसके माध्यम से हमें पता चल जाएगा। डिफरेंट है, ठीक है। आप लोग स्मार्ट इनफ हो। 150 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को जरा करके आप लोग रखना और मैं मंडे को इसको कवर करूंगा। अब देखो ये जो है ना फूड फॉर थॉट, ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा आगे का इसमें मुद्दा हो गया, इसलिए अभी आपको समझ में नहीं। आप हमको सेकेंड वर्ल्ड वॉर कराने दो, फिर इस मुद्दे को देखना। जैसे 19वीं सदी को लंबी 19वीं सदी और 20वीं सदी को छोटी 20वीं सदी क्यों कहा जाता है, तो मैं लंबी 19वीं सदी तो मैं आपको समझा चुका हूं, छोटी 20वीं सदी नहीं समझा चुका हूं, जो मैं आगे समझाऊंगा। दूसरा, क्या यह कहना सही कि प्रथम विश्व युद्ध 19वीं सदी के यूरोपीय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ढांचे में उत्पन्न विकृतियों की उपज था? तो ये तो है ही, ये तो तुम कर लोगे, चूंकि राजनीतिक में बता ही चुका हूं, आर्थिक सामाजिक बता ही चुका हूं। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि विश्व युद्धों को दो अलग अलग युद्धों के रूप में मानने के बजाय इन्हें एक ही युद्ध के रूप में लिया जाना चाहिए, जो कि 31 वर्षों तक फैला हुआ है?
तो ये मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब पढ़ा दूंगा उसी समय मैं ये मुद्दा उठाऊंगा कि 4 वर्षों का युद्ध नहीं 31 वर्षों का युद्ध था। क्योंकि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये शुरू तो हुआ 28 जुलाई को 1914 को, लेकिन समाप्त हुआ 15 अगस्त 1945 को। और क्या आप इससे सहमत हैं कि प्रथम विश्व युद्ध पिछले 100 वर्षों से पश्चिम एशिया और अरब क्षेत्र में जारी है? यस। तो ये मैं अरब राष्ट्रवाद पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में कराऊंगा अगला टॉपिक में, उसमें ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। और क्या प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए लड़ा गया था, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको उत्तर दिया हुआ है, तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब कल आप लोगों को क्लास तो मैं मंडे लूंगा क्लास, लेकिन कल मैं एक मैटर भेजूंगा पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, और आप लोग कल के कल डाउनलोड करोगे, क्योंकि मैं मैसेज भी भेजूंगा और कल के कल आप लोग डाउनलोड करोगे पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस को, है ना। तो फिर हम आपसे मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू, गुड नाइट।